हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान सागर का छठा पाठ आश्रम के अतिथि और संस्मरण। तो हम पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे कि वहाँ सेवाग्राम में एक व्यक्ति गांधी जी के पास आता है, युवक आता है और वह उनको वहीं पे रहने के लिए बोलते हैं और ये कहते हैं कि जब तक ये पूरा विश्वास पैदा ना हो, ठीक है, कि वो कहता है मेरे ईश्वर में विश्वास नहीं है, तो ये विश्वास पैदा ना हो वे आश्रम में रह सकते हैं। साथ ही साथ गांधी जी कभी भी झूठ जो है वो बर्दाश्त नहीं करते थे। तो उस समय के मंत्री छगनलाल जोशी जो थे, कोठार के हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो छगनलाल के भाई ने इस सत्य को छिपा कर रखा था। ये बहुत बुरी बात हुई थी और आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कहें, ऐसा गांधी जी ने कहा था। हम सत्याग्रह आश्रम कह रहे हैं और यहाँ असत्य चल रहा है, तो ये सही नहीं है। फिर छगनलाल जोशी गांधी जी के ही क्या थे, भतीजे थे, ये ध्यान रखना है। छगनलाल जोशी गांधी जी के भतीजे थे, चाहे वो भतीजे हों चाहे वो उनकी पत्नी ही क्यों ना हो। कस्तूरबा को भी किसी ने 4 रुपये दिए थे, तो उन्होंने वो जमा नहीं कराए थे, तो ये भी उनको बहुत बुरा लगा था गांधी जी को। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, रात के 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे थे और उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की थी। यानी अपने भतीजे और अपनी ही पत्नी की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म उन्होंने किया था, उनके बारे में बुरा लिखा था। और उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने हैदराबाद में सरोजनी नायडू ने यह लेख पढ़ा। ठीक है, सरोजनी नायडू का नाम सुना है ना। हैदराबाद में सरोजनी नायडू ने जब ये लेख पढ़ा तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपने लेख में अपमान किया। मतलब फिर वो नहीं देखते थे कि अपमान, वो उन्होंने सबके सामने उनका अपमान किया। और आश्रम में आकर उन्होंने गांधी जी से अपना गुस्सा व्यक्त किया। सरोजिनी नायडू जब आश्रम में आई तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया गांधी जी को कि ये कौन सा ढंग है कि आप सबके सामने अपनी पत्नी की इतनी बुराई कर रहे हो और इतना बुरा भला कह रहे हो उसको। तो गांधी जी ने कहा, सरोजनी देवी, यह नाराज़ होने की बात नहीं है, मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ। लीजिए, वो कह रहे मैं तो बहुत खुशी का दिन मान रहा हूँ इस चीज़ को। भगवान ने मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। आज मैं अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के दोष नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में यह बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार हमारे सारे जीवन को खा जाता। तो हम देखिए गांधी जी छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखते थे। वो ये नहीं कहते थे कि चीज़ सस्ती है या महंगी है कि ये गुम हो गई चलो और ले आओ, ऐसी बात नहीं थी। वो कहते थे कि गुम हुई तो हुई क्यों, इसका मतलब हम इस तरह से घुमाने लग गए तो हमारा देश गुम हो जाएगा हमारे हाथों से। जब हम छोटी सी चीज़ नहीं संभाल सकते तो हम देश कैसे संभालेंगे। जब मैं अपनी पत्नी और अपने भतीजे को यदि कुछ ना कहूँगा तो ये तो भ्रष्टाचार हुआ। तो धीरे धीरे भ्रष्टाचार फैलेगा और भ्रष्टाचार जो है वो जो है भ्रष्टाचार हमारे सारे जीवन को खा जाता है। तो भ्रष्टाचार तो होना ही नहीं चाहिए। भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार क्या होता है, भ्रष्ट आचरण। तो मेरे भतीजे ने भी भ्रष्ट आचरण किया है, मेरी पत्नी ने भी भ्रष्ट आचरण किया है। आचरण यानी व्यवहार। क्या किया, छुपाया। हिसाब किताब में गड़बड़ी हुई तो क्यों हुई, तो ये छोटी छोटी बातें थी जिनका वो ख्याल रखते थे, जिनका शायद हम लोग जो हैं कभी ख्याल नहीं रख पाते हैं। इस कारण से हमारा देश भी आज खोखला होता नज़र आ रहा है। कारण यही है ना, भ्रष्टाचारी होते जा रहे हैं। कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए तो देश हमारा सबसे आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। गांधी जी छोटी से छोटी भूल के सार्वजनिक प्रायश्चित में विश्वास रखते थे। सार्वजनिक यानी कि सबके सामने वो प्रायश्चित कर रहे हैं, ठीक है। इसमें वे पत्नी, पुत्र, मित्र किसी को क्षमा नहीं करते थे। ये अपने जितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, वो किसी को भी क्षमा नहीं करते थे।
कि अगर गलती हुई है तो सज़ा मिलेगी, ठीक है। और सार्वजनिक रूप से आलोचना होती थी, फिर तो खुल के बोल देते थे वो सबके सामने, वो भी शर्म नहीं करते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने यह नियम बनाया था। अच्छा, साबरमती आश्रम में उन्होंने, उनका क्या नियम था कि आश्रम में पैदा होने वाली साग भाजी ही काम में लाई जाए, बाहर से कोई साग भाजी ना मंगाई जाए। साग भाजी यानी जो भी सब्जी वगैरह जो भी हमारे लगती है, जो आश्रम में लगी हुई है, वो ही केवल वहाँ पर बने, बाकी बाहर से खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा गांधी जी ने नियम बनाया हुआ था, है ना। तो उस समय आश्रम के खेत में कद्दू खूब होते थे, इसलिए रोज उसी की सब्जी बनती थी, और इस सब्जी को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काटकर और उबाल कर रख दिया जाता था। उसमें नमक नहीं डाला जाता था, जिसे ज़रूरत होती वह ऊपर से नमक ले सकता था। आश्रमवासी भाई बहनों की गांधी जी से शिकायत करने की हिम्मत न होती। अब देखिए, उस समय सब्जी ही केवल ज़्यादा क्या लग रही थी, कद्दू। तो गांधी जी ने नियम ये बना रखा था कि जो सब्जी वहाँ लगेगी, आश्रम के वो जो खेत होंगे वहाँ पे लगती थी, वही बनेगी। अब रोज़ ही कद्दू बन रहा है, और कद्दू भी कैसा बन रहा है, चलो कद्दू भी अच्छा लगता है, अगर उसको अच्छे से बनाया हो, खट्टा मीठा कोई बड़ा स्वादिष्ट सा बना हो तो वो भी अच्छा लगता है। लेकिन अब कद्दू भी कैसा, बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर उबाल के रख दिया, नमक भी नहीं डालना उसमें, जिसने डालना वो ऊपर से डाल ले और खा ले। अब ऐसे कद्दू की कल्पना की जाए तो कद्दू का नाम सुनते ही पहले तो अजीब लगेगा, फिर उसके बाद इस तरह का बनाया हुआ कद्दू, उबला हुआ कद्दू, तो किसी का भी खाने का मन नहीं करेगा। और बेचारे मन भी नहीं होता था, फिर भी आश्रमवासी खा जाते थे। शिकायत करने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी कि गांधी जी के पास जाएं और बोलें कि ये कद्दू नहीं खाना है, हमने ये भी नहीं बोल पाते थे, हिम्मत ही नहीं होती थी किसी की। तो श्री नरहरि भाई पारिक की पत्नी, तो श्री नरहरि भाई नाम है ये, उनकी पत्नी थी, ने कद्दू की सब्जी पर एक गीत ही लिख डाला। उसने गाना ही लिख दिया कद्दू की सब्जी पर। बा ने यह गीत सुना, कस्तूरबा की बात कर रहे हैं, बा ने यह गीत सुना तो गांधी जी के पास शिकायत लेकर पहुंची और उन्हें गीत की बात सुनाती हुई बोली, आपकी कद्दू की सब्जी भी अच्छी मुसीबत है। एक बहन को बादी हो गई है, दूसरी के सिर में चक्कर आते हैं, और तीसरी को डकारों के मारे चैन नहीं आता है। तो मतलब सबको ना कद्दू से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो किसी को बादी, तो किसी को चक्कर, तो किसी को डकार आते हैं, तो ये समस्या हो रही है ये आपकी कद्दू की सब्जी से। तो ऐसा कस्तूरबा यानी उनकी पत्नी ने गांधी जी से सारी बात बताई, क्योंकि और किसी की तो हिम्मत ही नहीं होती थी गांधी जी से कुछ बात कहने की। कद्दू का साग क्या कभी सिर्फ उबाल कर बनाया जाता है? फिर पत्नी ने कहा ना, कद्दू का साग क्या मतलब, कद्दू की सब्ज़ी क्या केवल उबाल कर बनाई जाती है? उसमें मेथी का बघार लगाना चाहिए, यानी तड़का लगाना चाहिए, ठीक है। तो वो तो उबाल के रखते थे ना, तड़का भी नहीं लगाते थे, नमक भी नहीं डालते थे, तो सोचो क्या कद्दू। तो उसमें मेथी का बघार यानी मेथी दाना होता है, उसका तड़का लगाएं, गरम मसाला डालें, तब तो ठीक रहता है, वरना तो नुकसान करेगा ही ना। फिर उन्होंने बात कैसे बदली उनके सामने, अगर ये सब नहीं डालें तो कद्दू नुकसान करता है। तो अगले दिन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने कहा, देखिए क्या कहा, हमारे आश्रम में एक नए कवि पैदा हुए हैं। देखो कौन, श्री नरहरि पारिक की पत्नी ने कद्दू पर गीत लिखा था ना, तो कस्तूरबा ने कह दिया था गांधी जी को, अब हमें उनकी कविता सुननी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने नरहरि भाई की पत्नी मणि बहन, तो नरहरि पारिक की पत्नी का नाम क्या था, मणि बहन से कद्दू के संबंध में लिखा वह गीत गवाकर सुना। उन्होंने कहा अब गाकर सुनाइए। अच्छा, गीत पूरा होने पर गांधी जी ने हंसते हुए बोला, फिर हंस पड़े गांधी जी, अच्छा तुम लोगों की शिकायत मंजूर, चलो ठीक है भाई, तुम्हारी जो शिकायत है वो मंजूर हो गई।
जिन्हें बघार लगाकर और मसाला डालकर ये सब्ज़ी खानी हो वे मुझे अपने नाम लिखा दें। गांधी जी सोचते थे कि बहनें संकोच के मारे अपना नाम नहीं लिखाएंगी। गांधी जी ने सोचा कि शर्म के मारे ना ये अपना नाम नहीं लिखाएंगी। तभी बा बीच में ही बोल उठी, इस तरह कोई बहन अपना नाम आपको नहीं देगी, हम सब बहनें मिलकर खुद ही नाम तय कर लेंगी। लो, उन्होंने कहा ठीक है, हम खुद ही अपनी लिस्ट बना लेंगी, तैयार कर लेंगी किस किस को चाहिए। तो वो तो सभी को चाहिए था, तड़का लगाकर कद्दू की सब्जी, है ना। तो इस तरह से गांधी जी बड़ा सादा जीवन और उच्च विचारों वाले थे। हिंसात्मक तो बिल्कुल भी नहीं, हिंसा तो नहीं करने देते थे किसी को भी, ठीक है। तो और सत्य की राह पर चलने वाले, झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, और मतलब जो चीज़ है उसी से काम चलाइए, ऐसा गांधी जी का कहना था। और सत्य भी था। देखिए, उन्होंने अपने कपड़े भी सिले हुए पहनना छोड़ दिए थे कई दशकों तक। उन्होंने ने कि हमारे देश में जब तक सारी चीज़ें बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक मैं सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनूंगा। तो ये उनकी एक ज़िद कह लो या एक स्वदेश प्रेम कह लो, अपने देश से प्रेम कह लो, है ना। तो देखिए, इसी से हम जुड़ती हुई बात, देखिए आजकल चाइना का कितना हो हल्ला। चाइना ने कोरोना फैलाया, चाइना ने इस तरह से हमारे लद्दाख और यहाँ हमारी सीमाओं पर हमला कर रहा है, हमारे कितने सैनिक मार दिए। तो आज मोदी जी भी हमसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि हम चाइनीज़ आइटम्स, हम चीनी सामान ना खरीदें, है ना। और इससे क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था जो है और सुधरेगी, क्योंकि और चीज़ें हमारे देश में बनेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हमारा रुपया भी डॉलर के बराबर हो जाएगा। यदि हम, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी ना, ठीक है। हम तो उनको कमा कर देते हैं, हम उनका सामान खरीदते हैं तो हम उनको कमा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बढ़िया है, बिना हथियार के ही मार सकते हैं ना, उनकी अर्थव्यवस्था गिरा दो। तो जब गांधी जी ऐसा कर सकते थे तो आज हम पूरे देशवासी क्यों नहीं ये प्रण ले कि हम ना खरीदें वो चीज़ें, है ना। तो देखो, पाठ के माध्यम से हम कई चीज़ें अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं, ठीक है। अब गांधी जी बोले तो ठीक ऐसा ही करो, किसके लिए, कद्दू की सब्जी के लिए। लेकिन देखना, इसमें बच्चों को शामिल मत करना, कि बच्चों को नहीं शामिल कर लेना, बच्चे बिना मसाले की सब्ज़ी पसंद करते हैं। बा के पास इसका उत्तर भी तैयार था। इस तरह बच्चों को बहका बहका कर आप अपने पक्ष में कर लेते हैं। वो कह रहे ज़्यादा ना बहकाओ, क्योंकि सारे एक तरफ हो गए इस चीज़ के। उन्होंने सोचा अब यहाँ ही मेरे पक्ष में कोई नहीं रखा, नहीं नहीं बच्चों को नहीं देनी मसाले वाली सब्ज़ी, बच्चे नहीं खाते हैं। अरे बच्चे तो और चटपटे होते हैं, कौन नहीं खाता। कह रहे इस तरह ना बहकाओ, कस्तूरबा ने कहा, और अपने पक्ष में बच्चों को मत करो, ठीक है। तो देखिए, कितनी अच्छी अच्छी बातें हम गांधी जी के जीवन से सीख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। तब तक आपने इतना पाठ पढ़ना है, और किसने कद्दू पर गीत लिखा, उसका नाम क्या था, फिर किसने गांधी जी के पास इस बारे में शिकायत की, और किसने बोला था, ठीक है, गांधी जी को कि इस तरह से गाना लिखा है किसी बहन ने, किसी को कुछ समस्या हो रही है ना। तो ये सारे प्रश्न आप स्वयं तैयार करेंगे, प्रश्न बनाइए, उत्तर आएंगे, ठीक है। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।